सो आप मुझे 3 साइन एक्स प्लस 4 की रेंज बता सकते हो कितनी आएगी? जनता, 2 के आंसर आए क्या? सोए हुए हो क्या अभी सब? फटाफट आंसर चाहिए। आपको पता ही कि ये आने वाली है अब कहां से कहां तक? ये आएगी आपके पास -1 से +1 तक। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 से +3 के बीच तक, और इसमें 4 को ऐड कर देंगे तो +1 से लेके +7 तक। तो इसकी रेंज आ जाएगी आपके पास 1 से लेके 7 तक। अब जरा मुझे ये बताओ यार, यस्टरडे की रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यूज आ रहे थे, आई एम नॉट श्योर क्या प्रॉब्लम थी। आई विल ट्राई इट टुडे एज वेल, बट कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही थी। आई वॉज अनेबल टू डाउनलोड, अनेबल टू सी इट, कुछ इशू था। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट टुडे एंड आई विल सेंड इट टू यू टुडे। ठीक है। सो भाई साहब, अब मुझे नया क्वेश्चन ये है कि 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 4 की अगर आपको रेंज निकालनी है तो अब कहां से कहां तक आएगी? दैट इज द टारगेट के 3 साइन एक्स प्लस 4 की तो आपने रेंज निकाल ली, 1/1 से लेके 7 तक आया। अगर मैं 1/3 साइन एक्स प्लस 4 की अगर मैं रेंज निकालूंगा तो कहां से कहां तक आएगी? तो जब भी डिवीजन में चीजें आती है ना बेटा, डिवीजन में चीजें सॉल्व करने का एक तरीका होता है। वो तरीका ये है कि देखो, आप 3 साइन एक्स प्लस 4 की वैल्यू नंबर लाइन पे यहां से लिख दो, और नीचे हम लोग लिख देंगे इसकी वैल्यू। एग्जाम्पल देता हूं कि 3 साइन एक्स प्लस 4 की वैल्यू 1 से लेके 7 तक आती है। तो भाई ये 1 हो गया और ये हो गया 7। ये किसकी वैल्यू हो गई? 3 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हो गई। या चलो इसको हम लोग कर देते हैं मार्क, कि ये 3 प्लस साइन एक्स की वैल्यू 1 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज आती हैं। डिनोमिनेटर की रेंज निकाल ली 3, और उसका रेसिप्रोकल अगर आप करोगे बेटा, तो जरा मुझे ये बताओ कि अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 आएगा, और 7 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/7 आएगा। आ रहा है क्या समझ में? तो 1/1, और जैसे यहाँ पे अगर आप थोड़ा एनालिसिस के लिए देखोगे कि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ऐसे सारे नंबर्स बीच में आएंगे। तो 2 नंबर आएगा, अगर 2 इसकी वैल्यू 2 होगी तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू कितनी होगी? रेसिप्रोकल की वैल्यू 1/2 होगी। 3 होगी तो 1/3 होगी। 6 होगी तो 1/6 होगी, एंड सो ऑन। तो आप ये रेसिप्रोकल देखोगे तो 7 के कंपैरिजन में 1/7 आ गया, और 1 के लिए 1/1 आ गया। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे इंक्रीजिंग आ रहा है, ये वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है, ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी। तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल लेते हो तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आना ही है बेटा, राइट? रेसिप्रोकल देते हो तो छोटी वैल्यू बड़ी और बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। वही तो काम हो रहा है कि 7 बड़ी थी, उसका रेसिप्रोकल 1/7 है। 1 छोटा था, छोटा का रेसिप्रोकल 1 है, तो ये रेसिप्रोकल बड़ा आ गया, ये रेसिप्रोकल छोटा आ गया, और ये जितने भी नंबर थे उनके सबके रेसिप्रोकल बीच में आ गए। तो डेफिनेटली अब आपको चमक गया होगा कि इसकी जो रेंज वैल्यू आने वाली है वो बेटा कहां से कहां तक आने वाली है? 1/7 to 1 लिखने वाले हो आप। ठीक है। इसको एक और मैं डायरेक्टली मेथड से आपको बता देता हूं। मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ गया कि अब आपने निकाल लिया 4 cos ऑफ एक्स प्लस 13, और 1 में 4 ऑफ cos ऑफ एक्स प्लस 13, इसकी रेंज वैल्यू निकालनी है। तो इसकी रेंज वैल्यू आप कैसे निकाल के दोगे मुझे? तो आप बोलोगे सर 4 cos x प्लस 13 की रेंज वैल्यू जो आएगी आपके पास, वो आएगी आपके पास 9 से लेके 17 तक। करेक्ट बोल रहा हूं? 9 से लेके 17 तक। -4 मिनिमम, 13 को ऐड करूंगा 9 आएगा, +4 मैक्सिमम, 13 को ऐड करूंगा 17 आएगा। 9 से लेके 17 तक। और जब इसकी रेंज वैल्यू निकालूंगा तो ये इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास 1/17, और ये इसकी जगह आ जाएगा आपके पास 1/9। दैट इज द रेंज वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 1/17 to 1/9।
आ रहा है क्या समझ में? एक बेसिक आइडिया लग गया आपको कैसी निकालनी। और एकदम डीप में अगर आपको घुसना है, एकदम एनालिसिस करना है, मान लो ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो ये वाला जो सिस्टम मैंने आपको बताया ये तो हमेशा काम करेगा। चलो एक और क्वेश्चन दे के देख लेता हूं मैं आपको, कि अगर मैंने क्वेश्चन दिया आपको 2 sin x -9 एंड 1 में 2 sin x -9, इसकी रेंज वैल्यू आपको निकाल के देनी है मुझे। तो अब बताओ कि क्या रेंज वैल्यू आएगी। नहीं, बड़ा नंबर हमेशा राइट में लिखा जाता है, छोटा नंबर लेफ्ट में लिखा जाता है ना बेटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखते हैं हम लोग हमेशा। तो 1/17 टू 1/9 आपको लिखना है। तो 2 sin x -9 की रेंज वैल्यू निकाल लो। 2 sin x -9 की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 आएगा तो ये -7 आएगा, और जब ये -2 आएगा ये -11 आएगा। तो -11 टू -7 आएगा। वो जब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे, इसका रेसिप्रोकल मान लो नेगेटिव नंबर है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि -11 आपके पास आ रहा था और -7 आपके पास आ रहा है। इसका रेसिप्रोकल -1/11 आता है, इसका रेसिप्रोकल -1/7 आता है ना। जैसे -10 भी इसके बीच में होगा, -9 भी इसके बीच में होगा, तो इनका रेसिप्रोकल जो आएंगे वो -1/10 आएंगे, -1/9 आएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है? तो -1/7 से लेके -1/11 तक के बीच की वैल्यू आएगी। तो इसको आप लिखते हो -1/7 से लेके -1/11। -1/11 बेटा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर में। अगर आप न्यूमेरिकली देखोगे तो 1/11 छोटा है 1/7 से डिवाइड करोगे तो, बट नेगेटिव साइन में उल्टा हो जाता है अगर नेगेटिव साइन लग जाती है तो, राइट। तो -1/7 इज स्मॉलर देन -1/11। सो दैट्स वाई -1/7 से -1/11। अगेन फंडा तो यहाँ पे वो ऐसा ही काम किया है। ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल जब भी आएगा ना सिस्टम में, रेसिप्रोकल आएगा तो फिर क्या होने वाला है, आपको थोड़ा सा ध्यान उस पर देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आता हूं मैं। अगर आपको मैंने बोला 5 sin of x -2 की रेंज वैल्यू मुझे निकाल के दे दो, और फिर 1/5 sin of x -2 की रेंज वैल्यू निकाल के दे दो। पहले वाला कहां से कहां तक आ जाएगा, बहुत इजीली आप निकाल के मुझे बोल दोगे कि सर इसकी वैल्यू तो -7 से लेके +3 तक लाई करनी चाहिए। एकदम परफेक्ट, जिसका भी आंसर आया एकदम सही आया। एंड देन 1/5 sin x -2 की रेंज वैल्यू, ये -1/7 है बेटा, ये -1/7 है। ओके। तो इसकी रेंज वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो यहां पे थोड़ा सा गेम होता है मैथ्स में, यही प्रॉब्लम है कि भाई कब गेम हो जाएगा आप सोच ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे गेम ये होता है, देखना यहाँ पे, ये -7 अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा, ये -7 मैंने यहाँ पे ले लिया, और 3 मैंने यहाँ पे ले लिया, बीच में जीरो भी है इस बार। और ये जीरो इतना बड़ा गेम करने वाला है बेटा, अभी तक जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें जीरो नहीं था। अब जीरो इतना बड़ा गेम करने वाला है भाई, जीरो को जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या सीन बनने वाला है? जब जीरो डिनोमिनेटर में आएगा तो नॉट डिफाइन आने वाला है, उसका रेसिप्रोकल क्या आने वाला है? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अच्छा, -7 का रेसिप्रोकल -1/7 ही आएगा,
और 3 का रेसिप्रोकल 1/3 आएगा, ये तो परफेक्ट काम करेगा। बट ये बीच में नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो जो फंडा अभी तक हम यहाँ पे कर रहे थे ना, ये एक्सचेंज वाला, इसमें जीरो कभी भी बीच में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जीरो जब आता है ना बेटा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। बट आपको मैंने बताया था कि जीरो के आसपास, नॉट डिफाइन के आसपास हमेशा प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आता है। ग्राफ बनाया था जब, याद है? तो यहाँ पे आपके पास ना जीरो से थोड़े से बड़े पे, अगर ये जीरो पे उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन है, तो जीरो से थोड़े से बड़े पे प्लस इंफिनिटी आएगा। रीजन आपको पता होना चाहिए। और ये माइनस इंफिनिटी आएगा, क्यों? क्योंकि 1 अपॉन में 0 पॉइंट समथिंग 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 विल गोइंग टू गिव यू वैल्यू इंफिनिटी, है ना? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इंफिनिटी। वो फीलिंग मैंने जब आपको टेन थीटा का ग्राफ समझाया था, जब समझाया था ये वाला सीन, याद है कि भूल गए? ये मैंने बोला था आपको, दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड विद ग्राफ, एक्चुअली दिस इज रिलेटेड विद मैथ्स। ये इंफिनिटी और नॉट डिफाइन का जो चक्कर है, ये चक्कर हमेशा आपके लिए रिजॉल्व कर देगा अगर इस चीज को समझोगे तो जीरो से जब भी बड़ा कोई नंबर रहेगा, मान लो जीरो से कोई बड़ा नंबर है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.0000 समथिंग अगर आप करते हुए चलते जाओगे, तो मुझे जरा ये बताओ, उसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? उसकी वैल्यू अप्रोच करती है बेटा इनफाइनाइट को। तो जब भी ये जीरो से थोड़ा सा बड़ा है उसके लिए इंफिनिटी, और जीरो से थोड़ा सा छोटा है, तो जीरो से थोड़ा सा छोटा है तो -0.000000 समथिंग। तो वो जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आती है माइनस इंफिनिटी, और ये वैल्यू जो आती है, ये वैल्यू आती है प्लस इंफिनिटी। दोनों में डिफरेंस सिर्फ साइन का हो जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो पूरी दुनिया चेंज हो जाती है, और दुनिया चेंज होके ये बोलती है कि इसकी जो रेंज आ रही है, देखो ये प्लस इंफिनिटी से 1/3, मतलब इसको मैं लिखूंगा कि 1/3 टू इंफिनिटी लिखूंगा इसको बेटा, है ना? राइट। 1/3 और इंफिनिटी के बीच की वैल्यू ये आएगी, और यहां से -1/7 और माइनस इंफिनिटी के बीच की वैल्यू ये आएगी। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी टू -1/7 दोस्तों, एंड यूनियन करना पड़ेगा आपको 1/3 से लेके इंफिनिटी के बीच में। आ रहा है क्या समझ में? तो कभी भी रेसिप्रोकल में, मैथ्स में हमेशा ऐसे ही काम नहीं हो जाएगा। आपको चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि बीच की जो वैल्यू है, वो बीच की वैल्यू क्या आ रही है, उस पर डिपेंडेंट होगा। कि अगर बीच में जीरो आ गया है तो आपका गेम हो रहा है, अगर बीच में जीरो नहीं आ रहा था तो आपको पता ही है, पिछली स्लाइड में अपन ने 4-5 क्वेश्चन किए थे, कैसे किए थे। बोल बेटा। So if there wasn't a zero in between, it would be all the values between -1/7 and 1/3. But if there is a zero, then it will be all the values except for the numbers between minus बिटवीन one देम। upon. राइट। Yeah. राइट। मैं कब से म्यूट पे था बेटा? कब से म्यूट पे था मैं? अच्छा, जब मैंने रुचिर को जवाब दिया था, आंसर दिया था जब। ओके ओके, फाइन फाइन। तो गलती से गलत पॉइंट पिंग हो गया, ठीक है चलो। तो वही मैं बोल रहा था कि ये जो फंडा है, जो रेसिप्रोकल का फंडा है, ये रेसिप्रोकल का फंडा मैं साइन और कोसेक के लिए आपको समझाता हूं। आपको पता है कि जो साइन की जब रेंज निकालते हैं, आपको पता है साइन एक्स की रेंज आती है -1 से +1,
और आपको ये भी पता है कि जो कोसेक एक्स की रेंज आप निकालते हो, तो कोसेक एक्स की रेंज माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी आप निकाल के देते हो। करेक्ट है, ये हमने दूसरे मेथड से पढ़ा था ऑल टुगेदर, हमने ग्राफिकल वे में हमने रॉड को रोटेट करवा के पूरा एनालिसिस किया था। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये फंडे से भी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ थिंग्स आर रिलेटेड and those relation you have to capture in your mind, मतलब those relation you have to analysis। जिस दिन वो रिलेशन आप एनालिसिस करना सीख जाओगे ना, क्वेश्चन होने लगेंगे। तो जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स -1 से +1 है, जीरो बीच में आ रहा है। -1 पे का रेसिप्रोकल 1 में -1 जो कि -1 हो जाएगा, +1 का रेसिप्रोकल 1 में +1 जो कि +1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बीच में जीरो पे नॉट डिफाइन होगा, और आपको मैंने बता ही दिया है कि जीरो से थोड़े से एडिशन पे प्लस इंफिनिटी होगा, और जीरो से थोड़े से कम पे माइनस इंफिनिटी होगा। सेम लॉजिक जो हमने यहाँ पे यूज किया था। तो अब जरा मुझे ये बताओ कि ये वाली जो रेंज आपके पास आ रही है, ये वाली जो रेंज आ रही है, ये कहां से कहां तक आ रही है? तो ये आप बोलोगे सर 1 से लेके इन्फिनिटी तक आ रही है। और ये वाली जो रेंज आपके पास आ रही है, ये -इन्फिनिटी टू -1 आपके पास आ रही है। और भाई साहब, इन दोनों का यूनियन ही तो आपका आंसर आने वाला है, जो कि ये है। तो आप इसको साइन और कॉसेक, या फिर टेन और कॉट, या फिर आप इसको कॉस और सेक में भी लगा के एनालिसिस कर सकते हो कि रेसिप्रोकल की रेंज इस तरीके से निकाली जाती है। कभी भी रेसिप्रोकल इन्वॉल्व हो रहा है तो ये दो चीजें जो इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने बताई और एक ये वाली स्लाइड में, दोनों का मिक्सअप होने वाला है बेटा। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे? अब लिख लिया सबने, समझ गए सब लोग? कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो, अब धीरे धीरे आप खुद एनालिसिस करोगे कि मैथ्स को समझने की पावर आप में विथ टाइम, जैसे 2 चैप्टर हमने पढ़ी है तो बढ़ गई है। आगे 2 चैप्टर के बाद तीसरे चैप्टर, चौथे चैप्टर तक और बढ़ती चली जाएगी आपकी, और बढ़ती चली जाएगी। मतलब आप मेहनत भी एक ठीक ठाक कर रहे हो, और आप सीख रहे हो मैथ्स। तो अब अगर आपने मेहनत कर ली एक डिसेंट लेवल तक, तो हो जाएगा मैनेज। चल बढ़ता हूं आगे, एक नई चीज आपको बताता हूं। आपने तो वैसे पढ़ा होगा एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। वैसे तो मैंने एक थोड़ा सा रफ आइडिया आपको दिया था, जब हम लोग, थोड़ा सा रफ आइडिया मैंने दिया था जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेडियन को मैंने इंट्रोड्यूस किया था सर्कल के रेस्पेक्ट में उस टाइम पे। एक सेकेंड रुकना, हाँ। तो जब सर्कल, रेडियन को मैंने डिफाइन किया था, तो सर्कल के रेस्पेक्ट में मैंने डिफाइन किया था। ऐसे ही यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात करूंगा कि अगर मान लो ये एक सर्कल है, और ये अगर एक आर्क है, ए बी एक आर्क है, और ये पॉइंट ओ है, और ये एंगल सपोज थीटा है। तो आपको आर्क की लेंथ का मतलब पता है क्या होता है बेटा? आर्क की लेंथ का मतलब होता है ये वाला पार्ट। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। मतलब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। और एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब हो जाएगा ये जो पूरा एरिया आपके पास इन्वॉल्व है, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया इज योर एरिया ऑफ सेक्टर। सही बोल रहा हूं? तो ये अब आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कि दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। वैसे तो 9th 10th में आपने पढ़ा है ये चीजें,
और ये जो पीले कलर में आपको देखे रखा हुआ है, अरे यार, और ये एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या? लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या? अगर आपको याद होगा तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हो, लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हो वो 3 थीटा/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर यूज करते हो। और जो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप बात करते हो वो आप बात करोगे थीटा/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर की बातें करते हो। याद है ये? अच्छा, फिजिक्स में पढ़ा दिया है क्या? चलो, काम आसान हो गया, जल्दी से बता के आगे बढ़ूंगा बेटा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ये सीख चुके हो, ये सबको याद है? कोई ऐसा जिसको नहीं याद है? तो इसको चलो मैं एक मेरी स्टाइल में पढ़ा देता हूं। चलो इसको मैं मेरी स्टाइल में पढ़ा देता हूं। मैं बोलता हूं यार, मैं इसको यूनिटरी मेथड से पढ़ाऊंगा। मैंने यूनिटरी मेथड बताई थी, मैंने आपको यूनिटरी मेथड पढ़ाई थी। हाँ, मैं करवा देता हूँ बेटा, पूरा करवा देता हूँ। ये समझ तो गए ना आप, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, बहुत एक बेसिक फंडा सिखाऊंगा, ये फॉर्मूला भी फेल हो जाएगा। आपको यूनिटरी मेथड याद है? यूनिटरी मेथड मैंने आपको बताई थी। यूनिटरी मेथड में ये बोलता था मैं, यार जब आपने 360 डिग्री कवर किया, आप पॉइंट ए से चालू होके पॉइंट ए पे पहुंचे, तो कितना एंगल कवर किया? आपने 360 डिग्री कवर किया। अगर 360 डिग्री कवर किया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने? जरा बताओ तो। आप अगर 360 डिग्री पूरा का पूरा ट्रेवल कर चुके हो तो आपने एरिया ट्रेवल किया है 2 पाई आर, एरिया नहीं सॉरी, लेंथ जो ट्रेवल करी है वो 2 पाई आर। तो जब आप थीटा डिग्री रोटेट करोगे तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? तो आप बोलोगे सर यूनिटरी मेथड बोलती है कि थीटा को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 360 से डिवाइड कर देता हूं। और भाई साहब, यही तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना? सिंपल है, फॉर्मूला भी छोड़ो आप, तो यूनिटरी मेथड याद रखो और आपका काम हो जाता है। वैसे तो फॉर्मूला याद रखो, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं है। सिमिलरली एरिया के बारे में आप बोलोगे कि सर जब 360 डिग्री रोटेट करता हूं तो कितना एरिया स्वैप करता हूं? पाई आर स्क्वायर स्वैप करता हूं। तो जब थीटा एंगल रोटेट करूंगा तो कितना एंगल स्वैप करूंगा, कितना एरिया स्वैप करूंगा? तो आप बोलोगे सर थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर कर देना और डिवाइडेड बाय 360 लिख देना। तो आपका जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो ये वाला आ जाएगा। आया क्या समझ में? अभी क्लियर है जिसको प्रॉब्लम था? कि जिसने नहीं पढ़ा था, फॉर्मूला और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है क्लियर है? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे निकालना है। तो निकालने के लिए तो हमारी यूनिटरी मेथड बेस्ट है। फॉर्मूला तो ठीक है, अपनी जगह है। ये क्लियर है बेटा? चलो यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि भाई साहब, ये जो थीटा आपको देके रखा हुआ है इस बार, वो थीटा जो है ना वो डिग्री में है। थीटा किस में है? थीटा डिग्री में है। अब क्या थीटा आपके लिए सिर्फ डिग्री में ही होता है क्या? अगर थीटा जो है वो रेडियन में आ गया तो क्या करोगे? तो फॉर्मूले चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जरा बताओ? क्योंकि थीटा की वैल्यू डिग्री में और रेडियन में अलग अलग होना चाहिए। तो फॉर्मूले चेंज होंगे, फंडे सेम रहेंगे। फंडा क्या है? फंडा आप बोलोगे सर, जब आप, हाँ, 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, बट उसको यूज नहीं करूंगा मैं, तो अपनी यूनिटरी मेथड, प्यारी सी यूनिटरी मेथड को यूज करूंगा। मैं बोलूंगा यार जब मैं 2 पाई एंगल रोटेट कर लेता हूं, 2 पाई एंगल रोटेट कर लेता हूं, तो मैं जरा बताओ तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता हूं? If I rotate 2 pi radian on the system, it means I am completing a revolution. If I am completing a revolution, then I am traveling 2 pi r distance. Am I correct?
राइट। चलो, तो अगर आप थीटा रेडियन, इस बार थीटा इज इन रेडियन, अगर थीटा रेडियन ट्रेवल करोगे दोस्तों तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए आपको? तो आप बोलोगे सर ये थीटा को ना इस 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देना आप, और ये डिवाइडेड बाय ना 2 पाई कर देना। तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, ये 2 पाई से 2 पाई को उड़ा देंगे अब अपन, और आप थीटा लिख लेना आंसर। तो आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा, थीटा आर। थीटा दिस टाइम इज इन रेडियन बेटा, है ना। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ देख रहे हो, चीजें सेम लिखी हुई है, बट अगर थीटा डिग्री में देके रखा हुआ है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देना, थीटा रेडियन में देके रखा हुआ है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा देना। अब जरा मुझे ऐसा करो कि रेडियन में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोग निकाल के दे दो, आपका काम ही खत्म हो जाएगा। नहीं, रेडियस 1 रेडियन नहीं होती है ना बेटा, 1 रेडियन इज नॉट द रेडियस, 1 रेडियन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ये तो अपन ने, मैंने भी आपको मैथ्स में पढ़ाया था जब मैंने रेडियन को इंट्रोड्यूस किया था, याद है? कहाँ गया मेरा लेक्चर, बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये वाले लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। नहीं, ये भी नहीं, ये वाले सिस्टम में मैंने आपको बताया था, लेंथ ऑफ आर्क आर ले लोगे, और लेंथ ऑफ आर्क रेडियस 1 रेडियन, 360 डिग्री 1 रेडियन का मतलब, ये सारी चीजें हमने थोड़ी सी बेसिक सीख ली थी। रेडियन को डिफाइन हमने जरूर कर लिया था, राइट, इस लेक्चर में। दैट वाज अवर थर्ड लेक्चर प्रोबेबली। चलो आते हैं फिर आज के लेक्चर पे अपन। चलो, तो अब जरा मुझे बताओ कि आपका फॉर्मूला क्या आ रहा है। आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट कि फॉर्मूला क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 पाई रेडियन अगर मैं रोटेट करता तो मैं एरिया पाई आर स्क्वायर स्वैप कर लेता हूं। तो अगर मैं थीटा रेडियन रोटेट करूंगा तो मैं थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दूंगा, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 थीटा आर स्क्वायर आ जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? थीटा 1/2 थीटा आर स्क्वायर इज द एरिया, थीटा इज इन रेडियन। तो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, इसीलिए मैंने एंड के लिए रखा है कि मैंने सोचा था आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी ये चीजें, रिलेट करना सीख जाओगे एक बार तो। चलो सीख गए, चलो फटाफट सीख जाओ, नोट कर लो। सिमिलरली एक और चीज कभी कभी पूछ लेते हैं, वो पैरामीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर किसी भी चीज का आपको फंडा पता है। पेरीमीटर का मतलब ये होगा कि भाई जितनी भी डिस्टेंस है, मतलब ओ ए प्लस ए बी आर्क प्लस बी ओ, प्लस पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ए ओ प्लस ए बी वाला आर्क प्लस बी ओ। मतलब एक पॉइंट से चालू होकर दूसरे पॉइंट तक, उसी पॉइंट तक पूरे रोटेट करके आप आओगे, पूरा घूम के आप आओगे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। जैसे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सारी साइड के लेंथ का एडिशन होता है, यहाँ पे भी सारी साइड के लेंथ का एडिशन होता है। बट साइड एक गलत वर्ड होता है यहाँ पे, क्योंकि सारी साइड नहीं है, एक तो आर्क है। तो दो साइड हो गई, ओ ए एंड ओ बी, और एक आर्क हो गया ए बी, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ कि अगर थीटा डिग्री में देके रखा हुआ है तो आंसर कितना आने वाला है। थीटा इज गिवन इन डिग्री या थीटा इज गिवन इन रेडियन, आंसर कितना आने वाला है? तो डिग्री में भाई साहब आपको ये पता तो होगा कि ए ओ रेडियस है, बी ओ भी रेडियस है, तो आपका आंसर आने वाला है ट्वाइस ऑफ आर प्लस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर
भाई ये आर हो गया, ये आर हो गया, और ए बी तो आप निकाल के यहाँ बैठे हो। सिमिलरली इसके लिए रेडियन में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर प्लस थीटा आर। और कभी कभी आपको देखने को यहाँ पे ये भी मिलता है कि आर कॉमन ले लोगे तो थीटा प्लस टू मिल जाएगा, या टू प्लस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि इफ दे आर आस्किंग इट इन, इफ दे आर आस्किंग इट इन पेरि मतलब रेडियन, और यू आर दे हैव गिवन यू इन डिग्रीज, आपस में कन्वर्टेबल तो है ये डिग्री और रेडियन, कभी भी वो फंडे से तो आप रिलेशन निकाल ही सकते हो। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क का फंडा पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ये फॉर्मूले हैं बेटा, याद रखना। अब आप एक्सरसाइज 1A सॉल्व करोगे ना, तो शुरू के क्वेश्चंस में आपको एक दो तीन क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे। मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा कि आपको प्रोसीड कैसे करना है बेटा। आज के लेक्चर के एंड में मैं बता दूंगा, अपना जैसा जितना हुआ नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो जो क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर बचे हुए आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उस तरीके से हम लोग सारी चीजें मैनेज करेंगे। बट आई वांट, जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इतना इतना मुझे चाहिए आपकी साइड से, वो कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज क्या है? नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज है साइन अल्फा प्लस, इस फॉर्मूले का एग्जाम्पल बताऊंगा सब। पहले तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। तो ये लास्ट दो फॉर्मूले मैं मेरी साइड से अभी के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बता रहा हूं। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा टिल साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? एग्जाम्पल से रिलेट करता हूं मैं इसको। एग्जाम्पल मान लो, सपोज आपको देखे रखा हुआ है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री। सपोज ये आपको देखे रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने इसको अल्फा लिया और इसको अल्फा प्लस बीटा लिया, तो बीटा कितना आना चाहिए? अगर मैंने इसको अल्फा लिया तो अल्फा 10 डिग्री आना चाहिए, और इसको अगर अल्फा प्लस बीटा लिया तो ये कितना आना चाहिए? तो अल्फा की वैल्यू 10 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री आ जाएगी। ये 10 डिग्री, वो 10 + 20 30 होगा। क्या यहाँ पे वो फंडा अप्लीकेबल है? मतलब अल्फा प्लस टू बीटा ही लिखा हुआ है क्या? ये अल्फा 10 हो गया, और टू बीटा कितना हो गया? 2 × 20 डिग्री हो गया, करेक्ट। और ये क्या अल्फा प्लस थ्री बीटा लिखा हुआ है क्या? मतलब 10 डिग्री प्लस 3 × 20 डिग्री लिखा हुआ है क्या? 3 × 20 इज 60, एंड 60 + 10 इज 70। तो ये कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में है। ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि ये इस टाइप के फॉर्मेट में है कि व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, दिस एंगल, इफ आई एनालिसिस दिस एंगल, इनमें जो बात है वो सिर्फ ये है कि इसमें 20 का एडिशन करोगे ये आ जाएगा, मतलब इस अल्फा में बीटा को ऐड करोगे ये आ जाएगा। फिर इसमें और बीटा को, एक और बीटा को ऐड करोगे, मतलब बीटा आप 20 निकाल चुके हो, आप 20 को ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा। 50 में फिर 20 ऐड करोगे तो 70 आ जाएगा। तो जैसे अल्फा में बीटा ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा आया, इसमें बीटा ऐड किया तो अल्फा प्लस टू बीटा आया, इसमें और बीटा ऐड करोगे तो अल्फा प्लस थ्री बीटा आएगा, एंड सो ऑन। कहां तक जाओगे? अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा तक जाओगे। मतलब टोटल एन टर्म्स आपके पास आएगी। एक और एग्जांपल मैं आपके पास बताता हूं। मान लो सपोज आपके पास कुछ इस टाइप से आ गया, साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री। हाँ, दिस इज इन एपी। मैं एपी वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं अभी तक मैंने।
साइन ऑफ 50 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 70 डिग्री, अगर मैं इसको बात करूं तो क्या ये वाली जो सीरीज है, ये वाली इस फॉर्मूले की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई नजर आती है क्या? जरा मेरे को बताओ। और अगर नजर आती है तो अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा और बीटा क्या है आपके पास? अल्फा क्या है और बीटा क्या है आपके पास? दिस टाइम अल्फा इज, बेटा मेरे को थोड़े ज्यादा आंसर चाहिए, 4 5 10 से काम नहीं होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा इन दिस केस? पहले अल्फा और बाद में बीटा लिख दो, कॉमा सेपरेटेड, मैं समझ जाऊंगा। 10 12 आंसर आए, मुझे और आंसर चाहिए। राइट, तो ये 20 है, तो ये 10 है। क्यों है? 20 में 10 ऐड करोगे ये आएगा, 10 में ये ऐड करोगे ये आएगा, इसमें 10 ऐड करोगे ये आएगा, 10 में ऐड करोगे एंड सो ऑन। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो n की वैल्यू कितनी है जरा बताओ। 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6। इसमें n की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे इसमें n की वैल्यू है आपके पास 4, और इसमें तो n ही है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है आपको, साइन ऑफ, थोड़ा सा फॉर्मूला डेंजर लग सकता है आपको, अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा इंटू साइन ऑफ द होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा/2, है ना। मैं फॉर्मूला और एक बार आपको बताऊंगा, अच्छे से आपको याद करने के तरीके से भी बता दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूले को अप्लाई करना मैं आपको सिखाता हूं। तो यहां पे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा, तो देखो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह कितना है? 10 डिग्री, प्लस n-1, n की जगह कितना है? 4 है, 4-1/2, तो 4-1/2। बीटा की जगह कितना है? बीटा की जगह मेरे पास 20 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, है ना, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ n की जगह कितना है? 4, बीटा की जगह कितना है? 20/2, और नीचे कितना आ जाएगा? साइन ऑफ बीटा/2, बीटा इज 20 डिग्री/2। ये आपने लगा दिया फॉर्मूला। अब इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लो। 4-1 होता है 3, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 से 3 मल्टीप्लाई होगा 30, 30 प्लस 10 40, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू, ये भी आ जाएगा साइन ऑफ 40 डिग्री, और ये आ जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, दिस इज हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल सोचना, बस आपको ये पता हो जाना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं इजी हो जाते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरीके के फॉर्मेट में नहीं बचते हैं, बट ठीक है, बचेंगे भी तो यू कैन मैनेज इट। अब इसमें जरा वो फॉर्मूला लगा के देख लो आप लोग, और कंफर्म कर दो कि आप फॉर्मूला लगाना सीख गए। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बाई टू बीटा। यहाँ भले ही आपको चाहिए तो यहाँ पे एन माइनस वन पे ब्रेकेट लगा सकते हो, क्योंकि बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है वो सिर्फ यहाँ पे। इसमें वो फॉर्मूला लगा दो, अल्फा बीटा और एन की वैल्यू में लिख चुका हूँ। चलो बढ़ते हैं। अब मैं लगा के बता देता हूँ आपको बेटा। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लगेगा और आप बोलोगे कि साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू बीटा इंटू साइन ऑफ एन बीटा बाई टू द होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई टू, ये रिजल्ट आएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अब हम। तो ये 6 - 1 5, 5/2 × 10, तो ये 2 से 10 डिवाइड होके 5, 5 × 5 25, 25 + 20 45। बहुत प्यारा सा नंबर आ गया हमारे लिए। 45 डिग्री लगता है तो थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि वैल्यू पता होती है हमको। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 6 साइन 30 डिग्री। अरे मजे ही आ गए, एक और अच्छा प्यारा एंगल मिल गया। नीचे वाला अच्छा नहीं मिला, साइन ऑफ 5 डिग्री। तो अब आपके पास इसकी वैल्यू आई गई होगी 1/√2, 1/2, तो मतलब सब कुछ 1/2√2 साइन ऑफ 5 डिग्री इज योर आंसर। आया क्या समझ में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है बेटा? तो कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स को प्रिडिक्ट करना है आपको, एन की वैल्यू वो लेना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। सिक्स माइनस वन इज 5, 6 - 1 इज 5, 5/2 × 10, तो ये 5 हो गया। 5 × 5 इज 25 + 20 इज 45। चलो ये लिख लिया हो तो जैसे यहाँ पे साइन अल्फा आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा अभी, प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस n - 1 बीटा। इसका फॉर्मूला आपने लिखा साइन ऑफ अल्फा प्लस n - 1/2 बीटा इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई टू द होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई टू। करेक्ट, यही फॉर्मूला हमने लिखा। ठीक है, इसको याद करने के और भी तरीके मैं घुस नहीं रहा हूं याद करने में, अपने दिमाग पे जोर डाल के याद रखो बेटा, थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि तरीके कितने याद रख लेंगे हम। सिमिलरली फॉर्मूला होता है कॉस के लिए भी, तो सिर्फ साइन अकेला नहीं है, कॉस के लिए भी सेम इसी पैटर्न का फॉर्मूला होता है।
थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस ये आ जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, अल्फा वैसे ही निकालना, बीटा वैसे ही निकालना, साइन की जगह कॉस ला चुके हो, तो एक फॉर्मूले में एक छोटा सा वेरिएशन आता है, जो रिजल्ट है उसमें एक छोटा सा वेरिएशन आता है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, छोटा सा वेरिएशन आता है, ये जो साइन है ना बेटा, इसकी जगह कॉस लिख दो बट, तो इसको कॉस लिख दो, कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा इंटू साइन ऑफ n β/2। इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं है, ये तो सेम ही है, और इनफैक्ट डिनोमिनेटर भी सेम है। तो चेंज सिर्फ ये साइन की जगह आपको यहाँ पे कॉस करना है, बाकी और कुछ नहीं है। इनको सीरीज फॉर्मूले बोलते हैं बेटा हम लोग। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, 10 में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देख ही चुके हो, अगर आपको एक एग्जाम्पल और देखना है तो मैं आपको बता देता हूं। कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री टिल कॉस 160 डिग्री तक की वैल्यू मेरे को निकाल के बता दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, डिवीजन करोगे तो ऐसे फॉर्मूला थोड़ी बचेगा 10 के लिए, क्योंकि यहाँ पे एडिशन में बेटा ये सारी चीजें, ये एडिशन में, तो जब आप डिवाइड करोगे तो दिस होल इज डिवाइडेड बाय दिस होल, वहां पे 10 नहीं बनेगा, यहाँ 10 बन जाएगा रिजल्ट में, बट डिवीजन में नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 नहीं बनेगा, साइन और कॉस के टर्म में ही रहेगा। मल्टीप्लीकेशन रहता तो बन जाता है 10, सारी टर्म इंडिविजुअली 10 बन जाती है, यहाँ तो एडिशन। देखो आप कुछ भी करो, आपको ट्राई तो करने हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं छोड़ देना, आगे के क्वेश्चन करना, बट ट्राई। आपको मैं लिख के भेज दूंगा किस तरीके से ट्राई करना है। आई वॉन्ट यू गाइज टू अटेंड एक्सरसाइज 1 एंड 2। हो सकता है एप्लीकेशन में टफ हो, सॉल्यूशंस के बाद में आपको बिल्कुल भी टफ नहीं बचेगी, और इनफैक्ट आपको मैं शुरू के 25 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन करे हुए हैं 25 तक, तो शुरू के 1 एक्सरसाइज 1 के। तो इन केस इफ यू आर फेसिंग इशू, you can have that solution as well। आ गया इसका आंसर cos 20 वाले का बेटा? हाँ जी, कुछ गड़बड़ है दोस्त। क्वाड्रेटिक के वीडियो सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे बेटा, बने नहीं है। अभी क्या हो गया कि शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो गया, तो आई वॉज अनेबल टू मेक देम, आई वॉज प्लानिंग टू मेक देम, बट ऑलरेडी टेकिंग 3-4 लेक्चर्स डेली, बिल्कुल दिमाग काम करने की कंडीशन में बसता ही नहीं है फिर। चलो ठीक है, दैट आई विल ट्राई, दैट वुड नॉट बी एन इशू। चलो तो यहाँ पे जरा बताओ तो मुझे, अल्फा कितना है और जरा बताओ तो बीटा कितना है। अल्फा 20 नजर आ रहा है भाई साहब, बीटा भी 20 नजर आ रहा है, और एन कितना है? एन है 20, 40, 60 से 160 तक जाओगे तो 2 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल 160 तक 8 आएंगे दोस्तों, तो ये 8 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आप बोलोगे सर लगा दो इसमें कॉस, अल्फा की जगह लिख दो 20, n-1 मतलब 6-1/2 लिख दो, मल्टीप्लाई कर देना आप इसमें 20 डिग्री, क्योंकि बीटा की वैल्यू भी 20 डिग्री। फिर साइन को ले लो, साइन ले लो, एन की जगह 8 ले लो, बीटा की जगह 20 ले लो, वो डिवाइडेड बाई 2 ले लो, परफेक्ट चल रहा है।
एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ, अच्छा एन 6, हो गलती कर दी, हाँ 8, 8 - 1 इज 7, 7/2, तो ये 70 हो जाएगा। वो 28 होके यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम हो जाएगा हमारे साथ। द होल थिंग विल बिकम 0। आएगा तो ये आना चाहिए, बट ये cos 90 लेके बैठा है 0 वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ओवरऑल आंसर इज 0। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इस क्वेश्चन में, ये तो समझ में आ गया आपको, फॉर्मूले से आपने सॉल्व कर दिया। और दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ये चीज देखोगे कि सर ये cos 20 डिग्री और cos 160 डिग्री एक दूसरे का नेगेटिव होते हैं। cos 160 माइनस cos 20 कैंसिल होंगे, cos 40 cos 140 कैंसिल होंगे, cos 60 cos 120 cos 80 cos 100 कैंसिल होते होते 0 दे देंगे। आ रहा है क्या समझो, फंडे कहीं से भी कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी मर्जी, आपको जैसा दिमाग लगाना है लगा दो। नहीं, जितना पढ़ाया है वही है बेटा, अपन ने पूरा पढ़ लिया है ऑलमोस्ट, दोनों चैप्टर अपन ने पूरे पढ़ लिए बेटा। एन आपके पास कैसे आया, तो एन को निकालने के लिए 160 डिग्री डिवाइडेड बाई 20 कर दो, 20 के मल्टीपल है राइट, 20 के कितने मल्टीपल है, तो 8 मल्टीपल है 160। हाँ, क्वाड्रेटिक का जो आपका ये वाला पार्ट बाकी है, एक्सप्रेशन वाला, वो नहीं आएगा। वो पार्ट थोड़ा सा अजीब है, मैं कराऊंगा किसी दिन, जिसने पेपर बनाते टाइम मैंने बोल दिया था, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो अब मैं आपको आगे की प्लानिंग बता देता हूँ। आज जैसा अपना लेक्चर हो गया बेटा इतना, ये नोट कर लिया आपने, सीख गए फॉर्मूला अप्लाई करना ये वाला, ये बड़े बड़े फॉर्मूले हैं बेटा। टाइम थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा बैच अपनी लेट चालू होती है ना, तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, तो डिस्कशन के टाइम थोड़े से कम मिलते हैं हमको, क्योंकि अब टेस्ट के पहले सिलेबस भी कंप्लीट कराना है ना, तो उस पे फोकस, तो थोड़े डिस्कशन के लिए। फॉर्मूला इज वर्क फॉर डिग्री एंड रेडियन बोथ एज वेल, डेफिनेटली बेटा। एंगल्स है, एंगल्स डिग्री में देके रखे हैं या रेडियन में देके रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको अब बता रहा हूं, अब हम लोग क्या करेंगे। अब आपने जब ये फॉर्मूले वगैरह कर लिए हैं, तो हम लोग क्लास में करने वाले हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो भी माय चॉइस। फ्रॉम एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 ऑफ योर बुकलेट। तो व्हाट्स योर ड्यूटी इज टू फिनिश दिस टू एक्सरसाइज टुडे और टुमारो। मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है ना। एक्सरसाइज 1 फिनिश करो, एक्सरसाइज 2 फिनिश करो, आज कल मिला के आपको करना है। मैं मेरे चॉइस के क्वेश्चन कराऊंगा, और डेफिनेटली आप जितना अटेम्प्ट करोगे उतना तो जो डाउट आएंगे वो तो मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा। साथ में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे आज। बेटा पहले मैं चाहूंगा कि ट्रिगो चल रहा है तो मैं ट्रिगो कंप्लीट करूं, क्वाड्रेटिक अब आप लोग थोड़ा सा कर लो आपके साइड से। आई कैन अंडरस्टैंड के यू नीड रिवीजन दिस टाइम ऑन क्वाड्रेटिक, बट द टाइम इज नॉट परमिटिंग अस। इनफैक्ट अगर 1-2 वीक बाद में होता ना, तो मैं ट्रिगो में थोड़े और, जैसे प्रैक्टिस कल करा रहा हूँ मैं, थोड़ी जल्दी में करा रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा और टाइम लेके, और क्वाड्रेटिक का रिवीजन डेफिनेटली मैं लेता, क्योंकि मुझे पता है अभी आप जब ट्रिगो पे फोकस कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक भूल चुके हो। आई कैन अंडरस्टैंड इट। और जब आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करोगे तो उस लेवल पे नहीं कर पाओगे जो आप पहले कर पा रहे थे। तो क्या हो रहा है कि आप जो हो वो
आई कैन अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक जब मैं पढ़ा रहा था, जब हम एंड पे चल रहे थे, ट्रीको चालू किया था, उसके पहले आप क्वाड्रेटिक अच्छे से कर पा रहे थे एक डिसेंट लेवल तक। अब वो लेवल आपका नहीं बचा है डेफिनेटली, क्योंकि आप भूल चुके हो। तो आई कैन अंडरस्टैंड इट। द प्रॉब्लम इज अक्षत, द प्रॉब्लम इज कि मेरा शेड्यूल भी इतना बिजी है, अभी इवनिंग में भी 4 4 आवर्स डेली लेक्चर है और मॉर्निंग में भी 4 4 आवर्स लेक्चर इन दिस 2 days, बिकॉज आपके साथ में सीनियर जो बैच है, आपकी इमीडिएट सीनियर बैच है, उनका एमटी है। तो उनको जितना भी अभी तक पढ़ाया हुआ है पूरा 1.5 साल में, वो पूरा आ रहा है। तो उनके भी बहुत लेक्चर्स लगे हुए हैं डाउट के लिए या फिर सिलेबस कंप्लीशंस के लिए। तो उस पार्ट में भी मैं थोड़ा सा क्या शॉर्ट चल रहा हूँ। बट आई विल ट्राई। कल अगर अपन कल आपका लेक्चर सबसे पहले तो 12:30 की जगह मैं 12 स्टार्ट करूंगा, है ना। तो टुमारोज जो लेक्चर होगा, कल सैटरडे वाला जो लेक्चर होगा, वो मैं 12 पे स्टार्ट करूंगा। विल स्टार्ट फ्रॉम 12 ही होता है ना आइडियली आपके लिए, मतलब हमेशा 12:30 आता है टाइमिंग में मेरे। आप में भी शायद 12:30 आता है। तो आपका 11:30 तक लेक्चर हो जाता है ना इसके पहले। तो 12 पे स्टार्ट कर दूंगा मैं लेक्चर। लिंक वही रहेगी। आई वॉन्ट यू टू मोर फोकस ऑन ट्रीगो। डेफिनेटली क्वाड्रेटिक जो, हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे। तो कल अपना क्लास का टाइमिंग कितना है, 12 है या फिर मॉर्निंग का लेक्चर है 8 o'clock का, या फिर लेट का लेक्चर है? हाँ तो फिर 12 o'clock को स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ वेदांत बोल बेटा। ओके ओके फाइन। तो फिर ये अपना आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। इसकी लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे इसका वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख लेना। तो 1 से लेके 20 तक के तो सारे, मतलब अब आप लोग वहीं करना। मैं 1 से लेके 20 तक के, 25 तक के सॉल्व नहीं करूंगा, उसके बाद के सॉल्व करूंगा और एक्सरसाइज 2 पे सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है, मतलब जो डाउट आएंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, सीरियल ऑर्डर में डिस्कशन है, तो आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं पर्टिकुलर पैटर्न के। 25th क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 1 का। थोड़ा सा एक नई चीज है जो आपने 9th 10th में पढ़ी है, उसका एप्लीकेशन है। कॉस ए इज इक्वल टू एम कॉस बी है, और आपसे पूछा हुआ है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू m+1 अपॉन में m-1 इंटू 10 ऑफ b माइनस ए।
ऐसे 4 ऑप्शन आपको देके रखे हुए हैं, उन चारों ऑप्शन में एक चीज कॉमन है कि आपको m+1 और m-1 देके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी की डायरेक्शन में मैं प्रोसीड करूंगा कि जब m+1 और m-1 देके रखा हुआ है और मुझे ये वाली रिलेशन गिवन है, उसको कैसे मैनेज करूंगा। तो सबसे पहली चीज आप इसको ये नोटिस करना कि मैं cos A अपॉन में cos B इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 1 लिख दूंगा और फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा। एकदम सही सिद्धांत कि m+1 और m-1 है, तो अब मैं लगा दूंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंड। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको क्या करके देगा, ये दे देगा आपको कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू, जो यहाँ पे किया इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन यहाँ पे भी करेंगे, m+1 अपॉन में m-1। बस अब तो आप कर ही लोगे। cos a प्लस cos c प्लस cos d, यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा और ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका मैच हो जाएगा। तो ये इस टाइप के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कर लोगे अभी इसको। ठीक है, तो ये ध्यान दे दो। अब आप लोग प्रैक्टिस करो, 25 तक के सॉल्यूशन आपको करने हैं। 25 तक के सॉल्यूशन मैं भेज रहा हूं आपको अभी ग्रुप पे। और मैं ये बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, करा रहा हूं आपको।